इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, ये तो आप समझ ही गए क्या होता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी समझाया था ELSS क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं है तो सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, इसीलिए नहीं देखा ना, तो जाके सब्सक्राइब कर लो। लेकिन अभी के लिए मैं आपको लिंक दे रहा हूं, ये यहां पे क्लिक कीजिए ताकि आप देख सकें कि ELSS क्या होता है। यदि आप वो वीडियो बाद में देखना चाहे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। मगर ELSS में पैसे डालने से आपको धारा 80C इनकम टैक्स एक्ट के अंदर आपको 1.5 लाख तक का रिबेट मिलता है। मगर यह रिबेट आपको अन्य बहुत तरीकों से मिल सकता है। जो मेरा फेवरेट है अन्य तरीकों में से वो है PPF यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। मैंने कई साल नहीं, कम से कम 2 दशक मैंने पब्लिक प्रोविडेंट फंड में निवेश करके ही अपने इनकम टैक्स को प्लान किया है, कम किया है, कर इनकम टैक्स यानी आय कर देना कम किया है रिबेट की वजह से। मगर पिछले कोई सालों से मैं PPF में नहीं बल्कि ELSS में निवेश कर रहा हूं। तो आज हम यह निर्णय करने की कोशिश करेंगे कि क्या PPF बेटर होता है या ELSS बेटर होता है। तो ये एक दूसरे से भिन्न किस तरह हैं, यह समझने से पहले हम यह समझ लेते हैं कि इनमें सामान्यता क्या है। सामान्यता यह है कि सेक्शन 80C के अंतर्गत आप 1.5 लाख रुपए तक यानी ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपए यदि आप ELSS में या PPF में, और आप आधे आधे भी डाल सकते हैं, आप डालेंगे, निवेश करेंगे इनमें, तो वो आपकी जो उस साल की आय होगी, आमदनी होगी, इनकम होगी, उसमें से डिडक्ट हो जाएगा। तो समझो आपकी आय है 15 लाख रुपए और आपने 1.5 लाख PPF में या ELSS में निवेश किया, तो आपकी आय मात्र 13.5 लाख गिनी जाएगी। यानी 15 लाख माइनस 1.5 लाख बने 13.5 लाख। तो जितनी भी आय हो उसमें से जितना आपने निवेश किया है PPF में या ELSS में, उतना आय में से कम हो जाएगा। तो जो कर देना होगा आपको, जो टैक्स देना होगा, जो इनकम टैक्स देना होगा, वह थोड़ी कम रकम पे देना होगा, इसलिए आपका टैक्स कम लगेगा। यह तो दोनों में रही सामान्यता। मगर यहीं पे सामान्यता रुक जाती है। ये भिन्न कैसे हैं एक दूसरे से। यदि आप PPF में पैसे डालते हैं तो उसका 15 साल का लॉक इन होता है, यानी कि आपने आज पैसे डाले और आप 15 साल तक निकाल नहीं सकते। हाँ, यह बात सही है कि 5वें साल के बाद 6ठे साल ऑनवर्ड्स आपके पास कुछ जरिया होता है जिससे कि आप थोड़ा बहुत पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन जो आपका लॉक इन है वो तो पूरे 15 साल का है। और 15 साल के बाद भी आप इसे बढ़ाना चाहें तो 5 साल करके बढ़ा सकते हैं, मगर वो 15 साल का लॉक इन। उसके भिन्न ELSS में, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में, जो आप म्यूचुअल फंड में, इक्विटी म्यूचुअल फंड में, शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, ELSS के अंतर्गत उसकी 3 साल का लॉक इन होता है। तो यदि आपको लॉक इन से तकलीफ हो रही है, यदि आप चाहते हैं कि आपके पैसे निवेश से जल्दी वापस आए, तो आप ELSS प्रेफर करेंगे, क्योंकि यहां 3 साल का लॉक इन है, जबकि PPF में 15 साल का। मगर मैं समझता हूं कि इसको आप ज्यादा ताज्जुब मत दे, क्योंकि अगर आप ELSS में से 3 साल के बाद पैसे निकालेंगे तो उसका करेंगे क्या? कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। तो फिर से शायद आप ELSS या ऐसे किसी अन्य स्कीम में या म्यूचुअल फंड में डालना चाहें, तो यहां पे तो निवेश हुआ है ना, पड़े रहने दो 15 साल। अगर आप ऐसा सोच सकते हैं तो PPF में भी कोई बुराई नहीं है, मगर यह आपका निर्णय होगा। दूसरी बात, जब आप PPF में पैसे डालते हैं तो उससे आपको जो लाभ होता है वो सरकार सुनिश्चित हर साल कहती है कि हम इतने टका ब्याज देंगे। एक जमाना था 9.5%, 9%, 8.5%, 8% ब्याज मिलता था, अब लगभग 7% के आसपास मिलता है। यानी कि वो एक तरह के फिक्स डिपॉजिट हुआ, जिसमें कि आपने जितने रुपए डाले, जो उस साल का PPF का रिटर्न होगा उतना ही आपको मिलेगा, उससे कम नहीं, उससे ज्यादा नहीं। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं आपने गवर्नमेंट के साथ फिक्स डिपॉजिट रख दिया है। हर साल गवर्नमेंट नया रेट डिसाइड करती है। तो हालांकि आपने 15 साल के लिए डिपॉजिट कर दिया है, लेकिन आपको बस अगले 1 साल का पता है कितना रिटर्न मिलने वाली है। उसके बाद देखा यह गया है कि धीरे धीरे रिटर्न कम ही होती जा रही है, बहुत तेजी से कम नहीं हो रही। मेरे ख्याल से पिछले 10 साल में 2% कम हुआ है, मगर धीरे धीरे रिटर्न जो है वो कम होती जा रही है। लेकिन फिक्स्ड है, फिक्स्ड भी है, कम भी होती जा रही है। मैं क्या कह रहा हूं, फिक्स्ड यानी कि अगर गवर्नमेंट ने कहा हम 7% देंगे तो उस 1.5 लाख पे आपको 7% ही मिलेगा। वो 7% मिलेगा, 1.5 लाख के साथ जुड़ेगा। अगले साल आप और 1.5 लाख डालेंगे तो पहला 1.5 लाख, दूसरा 1.5 लाख, और पहले 1.5 लाख पर जो 7% आपको मिला होगा, यानी कि लगभग 10,500 अगर आपने पूरे साल के लिए वहां पे रखा था, तो ये तीनों चीजों पे आपको फिर से 7% मिलेगा। यह हो सकता है कि दूसरे साल में या तीसरे साल में या आगे के किसी भी साल में सरकार यह कह दे कि अभी हम 7% नहीं 6.8% देंगे या 6.5% देंगे। तो यह जो नंबर है हर साल बदलता है, बट एक बार वो बता दे तो उस साल में तो आपकी इनकम फिक्स्ड हो गई।
इसके बिल्कुल विपरीत जब आप ईएलएसएस में पैसे डालते हैं तो ईएलएसएस में आप जिस भी फंड के पास, म्यूचुअल फंड के पास डालते हैं, वो आपके पैसे लेके इक्विटी मार्केट यानी शेयर मार्केट में लगा देते हैं। तो आपको रिटर्न क्या मिलेगी? जो भी उनका पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो यानी उन्होंने आपके स्कीम के अंदर जिस कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, उन कंपनी के शेयर्स में कितनी बढ़त आई या कितनी गिरावट हुई, उसके हिसाब से आपको नुकसान भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है, ज्यादा फायदा भी हो सकता है, बहुत ज्यादा फायदा भी हो सकता है, यहां तक कि 30, 40, 50% रिटर्न भी मिल सकती है। लेकिन 2, 4, 5, 10, 15, 20% रिटर्न में नेगेटिव रिटर्न यानी कि नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि यहां पर आपका जो लाभ या नुकसान है ये शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ है। ये इसका निर्णय कैसे लिया जाएगा कि कितनी रिटर्न मिले, ये निर्णय लेने वाला कोई भी नहीं है। शेयर मार्केट में लगाएंगे, शेयर मार्केट के दाम ऊपर गए आपके शेयर के तो आपको लाभ मिलेगा। देखा यह गया है कि अगर हम लंबे तौर पे देखें, जैसे लॉन्ग टर्म मतलब मैं यहां 3 साल को भी लॉन्ग टर्म नहीं गिन रहा, समझो 5, 10, 15 साल के हिसाब से देखें तो जो रिटर्न ईएलएसएस से मिली है वो पीपीएफ से कहीं गुना ज्यादा है। मगर ये तो जाहिर है क्योंकि पीपीएफ जो है वो गारंटीड रिटर्न दे रहा है, ईएलएसएस जो है वो कह रहा है देखो भाई नुकसान भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है, जैसे शेयर मार्केट में होता है। तो यदि आप वो जोखिम लेने को तैयार हैं तो शायद रिस्क ज्यादा होने की वजह से रिटर्न भी ज्यादा मिले। तो ये हुआ दूसरा कंपैरिजन कि जो आपकी रिटर्न है वो पीपीएफ में फिक्स्ड है लेकिन माना जाता है कि कम है, और ईएलएसएस में कुछ भी हो सकती है मगर माना जाता है कि अगर ज्यादा टाइम के लिए आप रखो, 3 साल, 5 साल, जितने भी साल, 10 साल या 15 साल, क्योंकि दोनों में 15-15 साल रखे हो तो इसमें रिटर्न ज्यादा आने का इसकी संभावना रहती है। तीसरी बात हुई टैक्स की। अब तक ऐसा होता था कि आप जो पीपीएफ में पैसे डालते थे उसके ऊपर जो मुनाफा यानी इंटरेस्ट भी मिलता था वो भी टैक्स फ्री होता था, मतलब उस पर भी टैक्स नहीं लगता था। मगर रिसेंटली जो 2021 फरवरी 2021 में हमारे उस समय के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने अपने बजट में किया, उन्होंने कहा कि यदि आपको इनकम हो रही है यानी कि जो आपको टोटल रिटर्न मिल रही है, इंटरेस्ट मिल रही है पीपीएफ पे, वो 1 साल का 2.5 लाख से ज्यादा हो तो आपको उस पर भी इनकम टैक्स लगेगा, जो कि तब तक नहीं लगता था। और अगर आप इसी के मुकाबले ईएलएसएस को देखें तो ईएलएसएस क्योंकि आपने 3 साल से ज्यादा निवेश किया है, 3 साल या उससे ज्यादा निवेश किया है ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में, तो जो आपको यहां से रिटर्न मिलेगी उस पर आपको कर लगेगा, मगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो कि कम होता है, 10% होता है, जो भी आप जिस साल में विड्रॉ कर रहे हो उस साल के हिसाब से वो आपको उस समय कर देना होगा। तो इसका मुकाबला कैसे करें? अगर आप कुछ साल तक ही पीपीएफ में पैसे डालोगे और हर साल 1.5 लाख भी डालोगे तो आपको 1 साल में 2.5 लाख से ज्यादा इंटरेस्ट मिलना, इसको तो बहुत साल लग जाएंगे। ये बहुत देर के बाद होगा। 1.5 लाख डाला, फिर अगले साल वो 3 लाख हुआ और पहले साल का इंटरेस्ट, फिर तीसरे साल और 1.5 लाख डाला तो 1.5 + 1.5 + 1.5 बना 4.5, और पहले 2 साल का इंटरेस्ट करते 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 जो इंटरेस्ट निकलेगा ना वो 2.5 लाख प्रति साल हर साल मिलने को काफी टाइम लग जाएगा। तो तब तक तो आपकी पूरी जो इनकम हो यहां से वो टैक्स फ्री हो गई। ये बड़ा आकर्षक फीचर है इसका। जब बहुत जमा हो जाएगी, हर साल 1.5 लाख डालते रहे, 10 साल, 12 साल, 15 साल के बाद तो आपकी इतनी इनकम होने लग जाएगी कि आप डालोगे 1.5 लाख 1 साल का, लेकिन आपकी जो इंटरेस्ट होगा वो 1.5 लाख से ज्यादा होगा। और ऐसा समय आएगा जब 2.5 लाख से ज्यादा हो जाए तो तब आपको इनकम टैक्स लगने लगेगा पीपीएफ पर। रही बात शेयर्स की, तो इसमें तो चाहे जो भी हो, अगर आपको नुकसान हो तो ऑफ कोर्स आप आयकर नहीं भरेंगे, लेकिन जब भी आपको फायदा होगा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से आपको कर भरना ही पड़ेगा। और ज्यादातर जो मैंने देखा है, मैंने आज तक कभी ये नहीं देखा कि 3 साल से ज्यादा शेयर ईएलएसएस में डाल के नुकसान हुआ हो। यानी समझो आपने 1.5 4.5 लाख डाला हो तो आपको 4.5 लाख से कम मिला हो, लेकिन ऐसा हो सकता है। यहां पर एक चीज कहनी बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं बार बार 1.5 लाख कह रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि चाहे पीपीएफ हो चाहे ईएलएसएस हो आपको 1.5 लाख रुपए डालना पड़ता है। ऐसा नहीं है, आप 500 रुपए भी डाल सकते हैं, 1000 रुपए भी डाल सकते हैं, 10,000 रुपए भी डाल सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख डाल सकते हैं। यदि आप 1.5 लाख से ज्यादा डालने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? होना तो ये चाहिए कि वो आपसे पैसे ले ही नहीं, बट मैंने देखा है कुछ लोग 1.5 लाख से ज्यादा डाल देते हैं ईएलएसएस में क्योंकि उनकी चेकिंग नहीं होती, और कई बार पीपीएफ में भी डाल चुके हैं लोग 1.5 लाख से ज्यादा। ये ठीक है, लेकिन आपको जो कर का जो बेनिफिट था, जो इनकम टैक्स का बेनिफिट था, वो आपको नहीं मिलेगा। और जहां तक मेरी समझ है, आपको पीपीएफ में तो इंटरेस्ट यानी ब्याज भी नहीं मिलेगा, तो 1.5 लाख से ज्यादा डालने का कोई फायदा नहीं है। तो 1.5 लाख तक आप डाल सकते हो। अभी ये जो आपने दोनों चीजें देखी कि दोनों में टैक्स का बहुत
भारी फायदा है, क्योंकि जिस साल आपने डाला 1.5 लाख रुपए तक, तो समझो जो आपका रेट ऑफ इनकम टैक्स था, अगर आप 10% आपका रेट ऑफ इनकम टैक्स है तो 1.5 लाख में आपका 15,000 का फायदा हो गया। लेकिन अगर 30-32% आपका इनकम टैक्स रेट है तो आपको 50,000 का फायदा हो गया पहले साल। देखो, पहले साल में 50,000 मिलना 1.5 लाख पर बहुत बड़ी बात है। 3 साल के बाद, 5 साल के बाद, 15 साल के बाद 50,000 मिलना छोटी बात है, क्योंकि वो तो इतना समय भी बीत गया। तो वो तो दोनों में सामान्य है। लॉक इन दोनों का अलग है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों का अलग है, कितना इंटरेस्ट मिलेगा वो दोनों का अलग है, और टैक्स में भी विभिन्नता है दोनों में। तो अभी आपने ये दोनों को तो समझ लिया। अब कहां लगाएंगे पैसे? देखिए, ये तो निर्णय आप लेंगे, आपके पैसे हैं, आप आयकर भरते हैं, आप रिटर्न चाहते हैं। आपको अगर रिस्क फ्री चाहिए तो पीपीएफ में जाइए, रिस्क लेने को तैयार है तो ईएलएसएस में जाइए, ये आपकी मर्जी है। मगर मैं आपको बताता हूं मैं क्या करता हूं। एक समय था जब पीपीएफ के रेट्स ज्यादा थे, अब गिरते जा रहे हैं। दूसरी चीज यह है कि पहले मेरे पास शेयर मार्केट में मैं डायरेक्टली शेयर में पैसे डालता था, अब मैं नहीं डालता। तो ये दोनों चीजें बदलते हुए जब स्थिति बदली, एक तो पीपीएफ के रेट कम हो गए, दूसरी मेरे जो पैसे थे शेयर मार्केट में मैंने लगाने थोड़े कम कर दिए। तो मैंने देखा कि इन 2 कारणों की वजह से मैं ईएलएसएस की तरफ आकर्षित हुआ, क्योंकि हालांकि पीपीएफ का रेट कम हो रहा था, शेयर मार्केट की जो रिटर्न थी वो कम नहीं हो रही थी। उसी प्रकार जो मैंने पैसे डाले थे शेयर मार्केट में वो कम हो गए, तो मुझे लगा कि नहीं यार, शेयर मार्केट में भी पैसे डालने चाहिए, उसमें से रिटर्न अच्छी आती है। तो इन 2 कारणों की वजह से मैंने ईएलएसएस को प्रेफर किया, ना कि पीपीएफ को। और अब पिछले कई सालों से मैं ईएलएसएस में पैसे डाल रहा हूं, पीपीएफ में नहीं। मगर किस में डालने चाहिए, किस में नहीं, आप निर्णय लेंगे। निर्णय कैसे लेंगे, अच्छा निर्णय है, बुरा निर्णय, यह सब जानने के लिए आप नॉलेज चाहते हैं, ज्ञान चाहते हैं, पैसा क्या होता है, निवेश क्या होता है, कैसे किया जाता है, और इसी कारण से मैंने ये चैनल बनाया। तो देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो दिखाऊंगा। थैंक यू।